हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का मॉक टेस्ट नंबर 12। अगर आपने इससे पहले के बाकी के पार्ट्स को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपके एग्जाम्स के पैटर्न पे है। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए थे सेम टू सेम उसी पैटर्न पर हम लेकर चल रहे हैं। तो बाकी के पार्ट्स को आप ज़रूर सॉल्व किया करें, सारे मॉक टेस्ट को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध के तृतीय बौद्ध संगीति हुआ। जो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी अशोक के शासनकाल में। स्थान कहाँ पे था तो पाटलिपुत्रा में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि बाकी की बौद्ध संगीतियाँ कब और किसके शासनकाल में हुई थी, यानी कि कहाँ पे और किसके शासनकाल में हुई, तो ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आप याद रखेंगे जो कि राजगृह में कह सकते हैं, राजगृह में, और किसके समय में, अजातशत्रु। ठीक है। उसी तरह से सेकंड जो था वैशाली में हुआ था, किसके समय में, तो कालाशोक के समय में। ठीक है। और उसी तरह से थर्ड ने हम लोग देखा अशोक, और चौथा जो बौद्ध संगीति था वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन में, जो कि कश्मीर में पड़ता है। ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखेगा, यहाँ से क्वेश्चंस अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान 2 बार राज्याभिषेक किया। पहला राज्याभिषेक कब था। तो देखिए, औरंगजेब जो था उसने 2 बार राज्याभिषेक किया था। पहला जब राज्याभिषेक उसने कब किया, आगरा पर कब्जा करने के बाद जल्दबाजी में उसने राज्याभिषेक अपना कराया था आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658। ठीक है। तो राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा 1658। लेकिन दूसरा जो राज्याभिषेक था वो देवराई के युद्ध में सफल होने के पश्चात जब वो दिल्ली में प्रवेश किया तो वहाँ पे 5 जून 1659 को, ठीक है, 1659 को दूसरी बार इसने राज्याभिषेक कराया था। तो यहाँ पे फिलहाल ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आर.एन. मल्होत्रा समिति की बात की जा रही है। सही आंसर क्या है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बीमा क्षेत्र। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमें सपोर्ट करता है इसी तरह की और वीडियो लाने के लिए। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। ठीक है। अगला प्रश्न ये कि तिब्बत के पठार की समुद्री तल से ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, बताइए। तिब्बत के पठार, देखिए मैं आपको बता दूं कि तिब्बत का पठार जो है मध्य एशिया में स्थित है, और इसको किस नाम से भी जाना जाता है, एक और नाम मैं आपको बता दूं, इसको चेंगतांग या फिर कह सकते हैं किंघाई तिब्बत। ठीक है, किंघाई तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी औसत जो ऊँचाई है वो 5000 कह सकते हैं 5000 मीटर या फिर 5 किलोमीटर। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए निम्नलिखित में से सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है। कागज उद्योग में लुगदी को रंगहीन करने के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसको H2O2 कहते हैं। ठीक है, H2O2 इसका फॉर्मूला होता है। और इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण के प्रबल गुण होते हैं और साथ ही साथ एक प्रबल शक्तिशाली विरंजक होता है। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप याद रखिएगा। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात की जा रही है कि किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के, ठीक है, विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और उनके प्रशासन नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हम कह सकते हैं कि 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों के लिए की गई है, लेकिन 6वीं अनुसूची है। ठीक है, 6वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि 6वीं अनुसूची में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, और वो 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आई रिपीट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया। क्लियर। तो ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न बनता है कि एपीफाइट वह पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। एपीफाइट्स जो पौधे होते हैं वो अन्य पौधे पर किस लिए निर्भर होते हैं, बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एपीफाइट्स को हिंदी में अधिपादप कहा जाता है, और अधिपादप जो होते हैं वो अधिक वर्षा वाले स्थान पर उगते हैं, और ये क्या करते हैं कि अन्य पौधों पर भौतिक समर्थन के लिए निर्भर होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है।
बताइए कि सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोरेक्स। ठीक है, जिसको बोरेक्स हम कह सकते हैं। और इसका फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा, सॉरी फॉर्मूला नहीं कह सकते, इसका सूत्र क्या होता है, Na2B4O7। ठीक है, Na2B4O7। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की थी? कभी कभी डायरेक्ट कितना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी पहली जो फैक्ट्री वो कब स्थापित की थी। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1633 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किसे सैन्य या फिर हम कह सकते हैं कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया था या फिर कहा जाता था? तो राइट आंसर क्या है? सैन्य के नाम से हम कह सकते हैं कि बिंबिसार को जाना जाता था। और बिंबिसार कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक। ठीक है, हर्यक वंश का संस्थापक। अगला प्रश्न है कि सल्फर का साधारण नाम क्या है? सल्फर का साधारण नाम क्या है बताइए? तो मैं आपको बता दूं कि सल्फर का साधारण नाम जो होता है वो क्या होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी यानी कि ब्रिमस्टोन। ठीक है, ब्रिमस्टोन के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान प्रदेश के सबसे बड़े सोलर पार्क का विकास जो कि जैसलमेर में किया गया, इसकी क्षमता क्या होगी? हाल ही में ये घोषणा की गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी और साथ ही साथ एसईसीआई यानी कि सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने संयुक्त रूप से जैसलमेर में राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, और इसकी जो क्षमता है वो कितनी होगी? तो करेक्ट आंसर 10,000 मेगावाट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन अवधि का मिड डे मील परिजनों को वितरित किया गया? मिड डे मील जो है परिजनों को जो कि वितरित किया गया, और वो राज्य कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न क्या है कि अमोनिया उत्पादन के लिए हर्बर प्रक्रम में सूक्ष्म विभाजित रूप से किसका उपयोग जो कि उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, यानी कि कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? किसमें? तो हर्बर प्रक्रम जो कि अमोनिया उत्पादन की एक विधि है, बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट ये भी पूछा सकता है कि जो हर्बर प्रक्रम है इसमें किसका उत्पादन किया जाता है? तो अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। और इसमें जो कि कैटलिस्ट होता है क्या? लोहा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला जो गणतंत्र है वह वैशाली में स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? आपको पता है कि केसर उत्पादन में जो सबसे टॉप स्टेट है वो कौन है? जम्मू कश्मीर है। और मैं आपको बता दूं कि केसर जो किस भाग से प्राप्त होता है? तो वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र आपको याद रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। वर्तिकाग्र क्या होता है? आपने अगर केसर को देखा होगा तो उसमें जो रेड रेड होता है उसी को कहते हैं केसर, से जो केसर निकलता है। ठीक है, रेड कलर का आपने देखा है वही होता है केसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विनायक दामोदर स्वारकर, जिसको वीडी स्वारकर के नाम से जानते हैं, मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष की थी? मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर क्या? मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कह सकते हैं इन्होंने किया था 1899 में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में चर्चा में रहा तियानवेन फर्स्ट क्या है? तियानवेन फर्स्ट क्या है जो कि हाल ही में चर्चा में था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि चीन का मंगल मिशन यान। मैं आपको बता दूं कि चीन ने मंगल ग्रह के अध्ययन करने के लिए अपना पहला यान प्रक्षेपित किया और इसका नाम रखा गया क्या? तियानवेन-1। ठीक है, तियानवेन-1। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि हाल ही में ध्रुवस्त नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसका विकास किसने किया है? ध्रुवस्त नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया किसके द्वारा? तो डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, डीआरडीओ के द्वारा ये विकसित किया गया। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या बनता है, ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कह सकते हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे जिन्होंने बम्बई अध्यक्षता की थी सबसे पहला।
ठीक है। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे कि हम बात करें संस्थापक के रूप में किसे माना था, एओ होम को माना जाता है, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबजी जो थे वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष माने जाते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो और यहाँ पे दादा भाई नौरोजी जो कि पहले पारसी अध्यक्ष के रूप में ये जाने जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल, आप याद रखेंगे जॉर्ज यूल जो कि थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। क्लियर। चलिए, इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखेंगे क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि फतवा ए जहानदारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फतवा ए जहानदारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो मैं आपको बता दूं कि फतवा ए जहानदारी जो लिखी गई है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और ये जो है पुस्तक कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन प्रशासन का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ, तारीख फिरोज शाही की रचना भी जियाउद्दीन बर्नी ने ही की थी। क्लियर। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते और ये अनुच्छेद कौन निर्धारित करता है, तो अनुच्छेद 37 कह सकते हैं, आर्टिकल 37, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण का सिद्धांत जो वो किस भाग में वर्णित है, और वो जो भाग है कह सकते हैं ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी होगा, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल अगर हम देखें तो ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 50 के अंतर्गत ये बात कही गई कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है, तो 36 से 51 तक है, जो कि भाग कह सकते हैं भाग 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि समुद्र से अधिकांश ज्वार भाटा किस कारण आता है। समुद्र में अधिकांशतः जो ज्वार भाटा आता है वो किस कारण से आता है। इसका आने का कारण होता है कि पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट वन, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है। और अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो मैंने आपको अपने वेबसाइट पे इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आर्टिकल्स के माध्यम से आपको बहुत अच्छे तरीके ट्रिक के माध्यम से भी याद कराया है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमारे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहाँ पे आपको हमारी वेबसाइट की लिंक मिलेगी, आप वहाँ से जा करके बहुत सारे वहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसको आप याद कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कभी कभी इसको दिया जाता है कि छोटा अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो वो सही है। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स में कह रहा है कि असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिली हुई है, क्या सही है। तो चलिए भाई देख लेते हैं बांग्लादेश से कौन कौन सी जो राज्य सटते हैं, मेघालय, असम, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। तो डेफिनेटली ये तो करेक्ट है। अगर भूटान से बात करें तो भूटान से कौन कौन से राज्य सटते हैं, तो उसके लिए आप याद रख सकते हैं सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और बंगाल। तो यहाँ पे भी असम आ रहा है, तो पहला पॉइंट्स करेक्ट है। पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल के साथ सटती है। तो मैंने भूटान में आपको बताया दिया कि बंगाल और जो कि कह सकते हैं असम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम ये आते हैं, तो यहाँ तक तो करेक्ट है। नेपाल से मिलती है कि नहीं मिलती है, नेपाल से भी मिलती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार और बंगाल ये दोनों मिलते हैं, तो ये पॉइंट भी करेक्ट है। उसी तरह से बात करें मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है कि नहीं मिलती है। तो देखिए मिजोरम की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ मिलती है, बिल्कुल सही, मैंने आपको ऊपर में बताया था। और अगर म्यांमार की बात करें तो म्यांमार के साथ भी ये मिलती है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नागालैंड हुआ, म्यांमार हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, तो ये सभी के सभी मिलते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अब आपके लिए छोटा सा बोनस पॉइंट मैं आपको देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो कि देश है उससे पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से राज्य किस देश के साथ सटते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते थे, तो आप हमारे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ पे सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे कि भारत के पड़ोसी देशों से सटने वाले राज्यों क्या, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। और हाल ही में जो मैप आपका चेंजिंग भी हुआ है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के आने से, तो कुछ परिवर्तन भी हुआ है। अगर आपने पहले ट्रिक से याद रखा है तो डेफिनेटली कि उसमें कुछ चेंजिंग हुआ है, तो आपको ट्रिक आपको चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने आपको याद कराया है, आप उसको देखिए, ठीक है। फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये कि जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है। जलोढ़ मृदा सामान्यतः कैसी होती है।
इसमें नाइट्रोजन प्रचुर में होता है, बिल्कुल सही है। ह्यूमस कम होता है, ये पॉइंट गलत है। और अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट है कि अत्यधिक उर्वरक होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है। और जोतना यानी खेती करना आसान होता है, ये बिल्कुल सही है। यानी कि 2, 3 और 4, 2, 3, 4 यहाँ पे हमारा बी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी की बात की जा रही है, तो जलोढ़ मिट्टी से 2 क्वेश्चन और पूछ जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसके लिए छोटा सा ट्रिक होता है, खान बापू। ठीक है, खान बापू आप याद रखिएगा, यानी कि खादर कहते हैं नई जलोढ़ मिट्टी को और बांगर कहते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। आई होप कि अब ये क्लियर होगा आपका। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान करिए। ठीक है, यानी आपको निम्नलिखित में मिलान करना है, कौन किसके साथ सही तरीके से मैच करता है। देखिए, इसमें कुछ भी आपको सोचना समझना नहीं है। अवाड़ी आपको पता है, अवाड़ी से अगर हम देखें तो टैंक फैक्ट्री। ठीक है, तो टैंक फैक्ट्री यहाँ पे सी का 2 के साथ मैच करके देखिए, सी का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। अब आप आसानी से मैच करके देख लीजिए क्या सही है कि नहीं। तिरुचिपल्ली की बात करें तो हैवी इलेक्ट्रिक्स उद्योग, बिल्कुल सही। बी का 4 के साथ मैच करके देखिए, विशाखापट्टनम जहाज निर्माण, बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर देखें तो ये हमारा सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी को आप टिक करिएगा। वनों की कटाई के क्या परिणाम होते हैं? बताइए कि वनों की कटाई के क्या परिणाम होते हैं। तो वनों की कटाई से कई सारे परिणाम हो सकते हैं, सूखा, बाढ़, मृदा अपरदन। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंचे शिखर स्थित है? तो इस क्वेश्चन में तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा जो चोटी है वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे? तो नेपाल में पड़ता है। नेपाल, हिमालय इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। और भारत की बात करें तो भारत आपको पता है कि कंचनजंगा जो कि सिक्किम में ही स्थित है, और ये कह सकते हैं नेपाल के आसपास ही पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में दूसरी सबसे लंबी जो कि मुख्य भूमि तट रेखा है? यानी कि किस भारतीय राज्य में दूसरी सबसे लंबी मुख्य तट रेखा है? तो आपको पता है कि सबसे अधिक जो लंबी तटीय रेखा है वो गुजरात की है, लेकिन दूसरी अगर बात करें तो वो आंध्र प्रदेश का होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा करके इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत के सबसे जो कि लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? तो वहाँ पर हम लोग कर चाहते हैं आंध्र प्रदेश। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे हर्वर वेव के नाम से भी जाना जाता है? हर्वर वेव के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर किसे टिक करेंगे? हर्वर वेव के नाम से समुद्र के भीतर जो कि भूकंप आता है उसी को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध जो कार्ले है वो किस राज्य में स्थित है? तो कार्ले पड़ता है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला जो उपग्रह था वो कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला जो पहला उपग्रह था वो कौन था? लूना 10। ठीक है, लूना 10। अब बात करते हैं कि लूना 10 जो है वो कब लॉन्च किया गया था? तो 1966 में, 1966 में इसको लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं? मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। मार्स गैस के नाम से मीथेन को जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, जिसको CH4 कहते हैं। ठीक है, CH4 इसका सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बनता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो जैवीय समुदाय और उनके निर्जीव घटक। ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो प्राथमिक उत्पादक कौन होता है आपको ये बताना है। तो प्राथमिक उत्पादक के रूप में हरे पेड़ पौधे कह सकते हैं, यानी कि पादप आता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जीवाणु किसके अंतर्गत आएंगे? तो जीवाणु जो आते हैं वो कह सकते हैं अपघटक के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है कि किस रोग के लिए स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ की गई? स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति जो अपनाई गई किसके लिए? तो HIV के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, HIV के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले कृमियों को अध्ययन क्या कहते हैं? कृमियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मनुष्य में परजीवी ग्रसन पैदा करने वाले जो कृमि होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा हेलमिंथोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। बाकी के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि इक्थियोलॉजी की बात करें तो इक्थियोलॉजी के अंतर्गत मछलियों का अध्ययन कहलाता है। हर्पिटोलॉजी की बात करें तो हर्पिटोलॉजी के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। ठीक है,
और मेलाकोलॉजी की बात करें तो मेलाकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग मोलास्का का अध्ययन करते हैं। तो फिलहाल सही आंसर आपका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है बताइए। तो देखिए भारत का सबसे पुराना जो बांध होता है ग्रैंड एनीकट होता है। ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, जिसको कलनाई कहते थे, पहले इसको कलनाई के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और ये किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर बनाया गया। और हम ये कह सकते हैं कि चोल राजा करिकाल के शासनकाल में ये उस वक्त ये बनाया गया था। तो फिलहाल ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अच्छा, अगर वर्तमान में पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप याद रखेंगे टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध। और सबसे लंबा बांध पूछे तो सबसे लंबा आपका बांध हो जाएगा हीराकुंड बांध, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स जो कि याद रखने हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल 40 क्वेश्चंस देखा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो जरूर अच्छी लगेगी। आपने नीचे कमेंट्स करके जरूर बताया कि आपने आउट ऑफ 40 से कितना स्कोर किया, ठीक है। अब आपके लिए छोटा सा क्यूज का क्वेश्चन यहाँ पे नीचे कमेंट्स करके बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? क्लियर। सेकंड क्वेश्चन ये कि भारत के कौन कौन से राज्य जो अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं? थर्ड पॉइंट ये कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल है, ये आपको बताना। फोर्थ पॉइंट्स ये कि हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? और आखिरी क्वेश्चन ये कि तारीख़ फिरोज शाही की रचना किसने की थी? ये सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ऊपर में बता दिए। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके बताएंगे। वैसे तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसका राइट आंसर कर पाते हैं, पता नहीं क्यों। अब वजह तो मुझे नहीं पता, वजह आप खुद ही जानो। तो फिलहाल हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।